हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने कल 100 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 3 स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। जिसमें आपको पहला दिखाई दे रहा होगा कि रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से क्या करना स्टार्ट किया था, कार्य करना प्रारंभ किया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1951 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो हमारा 1949 में किया गया था। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर दिया है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो है वो सर ओसबोर्न स्मिथ है। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कियोस्क बैंकिंग के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए उसमें से कौन सा बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो चलिए आइए हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कियोस्क बैंकिंग में कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जहाँ पर बैंकिंग सुविधा नहीं होती है वहाँ यह सुविधा प्रदान करना। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बाकी ऑप्शन हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी सुविधा के लिए इसको पढ़ लेंगे। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, कियोस्क बैंकिंग। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नगद आरक्षित अनुपात से रिलेटेड, जिसे हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें लिखा है कि कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि होने से उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट है। पहले दिया हुआ है कि वाणिज्यिक बैंकों की जो शाख सृजन क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। तो ये गलत है, क्योंकि जब सीआरआर का रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा तो बैंकों की जो शाख सृजन क्षमता होती है, मतलब लोन देने की जो क्षमता होती है, क्या होती है, वो कम हो जाती है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद है निवेशकर्ताओं एवं परिवारों द्वारा शाख की मांग में वृद्धि होगी और उपभोग व्यय एवं निवेश में वृद्धि होगी। कभी भी जब हमारा कर का जो दर होता है वो बढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि हम सामान को कम खरीदते हैं। बिल्कुल वैसे ही यदि बैंक जो है वो सीआरआर के रेट में वृद्धि कर देगा तो हमारा जो उपभोग व्यय है वो कम होने लगेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, नन ऑफ डैम आर करेक्ट आंसर जो होगा वो नन ऑफ डैम होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो सिडबी से रिलेटेड है। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें देखना है कि कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, सही नहीं है, याद रखिएगा। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जब हमारा नहीं छूट जाता है तो हमारा जो सारा क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है। तो एक बार इस पे केयरफुली आपको क्वेश्चन रीड करना चाहिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि जो सिडबी की जो स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो हमारा सिडबी है, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी जो स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 को संसद के अधिनियम के तहत की गई थी। फिर है इसके द्वारा ऑप्टिमिज्म नामक एक मासिक पत्रिका क्या है, प्रकाशित की जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर है सिडबी का जो मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज जो हमारा सिडबी का मुख्यालय है वो है हमारा लखनऊ, क्या है, लखनऊ में है, ठीक है, सिडबी का मुख्यालय। फिर दिया हुआ है कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास हेतु सिडबी क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण को अपनाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो नाबार्ड से रिलेटेड है। तो चलिए आइए एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नाबार्ड होता है, बेसिकली नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु क्या करता है, वित्त उपलब्ध कराता है। और इसकी जो स्थापना है, याद रखिए, वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कब, 1982 को। तो ये तो स्टेटमेंट ऑलरेडी रॉन्ग हो गया और सही स्टेटमेंट यहाँ पूछा है। तो अब जहाँ जहाँ पे 3 है वो रॉन्ग हो जाएगा, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। नाबार्ड जो है वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान नहीं करता। तो ये गलत है, प्रदान करता है। यानी कि बेसिकली अगर बात की जाए तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कि नाबार्ड विश्व बैंक जैसी एजेंसियों से भी क्या करता है, राशियाँ प्राप्त करता है। ये हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक तरफ पे
समिति का नाम और उसके उद्देश्य क्या है अगले तरफ पे वो दिया हुआ है और हमें इसे क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। तो सबसे पहले दीपक मोहंती समिति दी हुई है। दीपक मोहंती समिति जो है वो वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, यानी कि हमारा जो ए का है वो हमारा 2 हो जाएगा। फिर नचिकेत मोर समिति दिया हुआ है। याद रखिएगा जो नचिकेत मोर समिति है वो हमारा निम्न आय वाले जो परिवार होते हैं या छोटे व्यवसाय को क्या करती है, वित्त की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। फिर हमारा दिया हुआ है विमल जालान समिति, जो कि नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करती है। फिर है उर्जित पटेल समिति, जो कि मौद्रिक नीति ढांचे का क्या करती है, विश्लेषण एवं इसको सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी नए नए स्कीम्स बनाती है। तो दीपक मोहंती का हमारा 2 हो जाएगा, नचिकेत मोर समिति का 1, विमल जालान समिति का हमारा हो जाएगा 4 और उर्जित पटेल समिति का हमारा हो जाएगा 3। मतलब करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार आप इसे देख लीजिएगा। फिर यदि बात करें कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी जो है वो पहले घटित हुई थी, तो ये जो हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये हमारी सबसे पहले गठित हुई थी। यदि बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो जो इसका शुभारंभ हुआ है ये हमारा हुआ है 2015 में, ठीक है। सॉरी, प्रधानमंत्री जनधन योजना तो 2014 में ही हो गया था। हाँ, 2014, 2015 में हमारा आया था मिशन इंद्रधनुष। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो हमारा 2016 में, एक बार लिख देती हूँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मिशन इंद्रधनुष 2015, फिर हमारा 2016 है बैंक बोर्ड ब्यूरो और फिर है मुद्रा। मुद्रा योजना हमारा कब शुरू किया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुद्रा योजना जो है वो कब शुरू किया गया था, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे सही आंसर देता है और सबसे जल्दी। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण के बारे में। तो मौद्रिक नीति का जो मात्रात्मक उपकरण है उसमें कौन सा शामिल नहीं है कह रहा है, तो इसमें हमारा शामिल नहीं है शाख की राशनिंग, बाकी सारे शामिल हैं। और जैसे जैसे हमारा CRR हो गया, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, ये सब क्या है, मात्रात्मक उपकरण है। लेकिन शाख की राशनिंग जो है वो हमारा है गुणात्मक उपकरण। क्या है, गुणात्मक उपकरण है। फिर अदृश्य बेरोजगारी के बारे में क्वेश्चन है कि अदृश्य बेरोजगारी का जो रिलेशन है वो किससे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्रामीण बेरोजगारी से, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कार्यशील माना जाता है, तो ये हमारा माना जाता है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के जो आयु के लोग होते हैं उन्हें आर्थिक रूप से क्या कार्यशील माना जाता है, मतलब ये कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। फिर उसके बाद दिया है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजना है। फिर मांस उत्पादन में कौन सा जो स्टेट है वो प्रथम स्थान पर आता है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। चाय फसल का शीर्ष उत्पादक देश पूछ रहा है ना, देश कौन सा है, तो चाय उत्पादन का जो प्रथम देश है वो हमारा है चाइना। चाइना के बाद भारत का स्थान आता है, उसके बाद केन्या का स्थान आता है। और आपको बता दें कि जो ब्राज़ील है वो सर्वाधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करता है, कॉफ़ी और उसके बाद गन्ना, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चाय फसल का शीर्ष उत्पादक ना, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा चाइना है। देखिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमेंट अयस्क उत्पादक देश कौन सा है, जहाँ सीमेंट जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सीमेंट जो है हमारा सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है। फिर मौसमी बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। लेकिन हालांकि देखिए मौसमी बेरोजगारी सबसे पहले क्या है, हर मौसम में लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं इसे, या फिर वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान होती है, या फिर वह बेरोजगारी जिसमें आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार में शामिल किया जाता है, या जिसमें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध ना हो। तो इसमें सबसे सही आंसर आपको भी बी ही लग रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे योजना दिया हुआ है और दूसरे साइड पे हमारा प्रारंभिक वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए
सबसे पहले योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये हमारा 2016 में हुआ था। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में हमारा हुआ था, यानी कि 4। फिर हमारा है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, तो ये हमारा हो जाएगा 2020 में। फिर दिया है पीएम किसान सम्मान निधि, ये हमारा 2019 में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप धीरे धीरे से नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में क्या होगा, रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएगा। फिर हमारा दिया हुआ है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो ये हमारा हुआ था 1960 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। फिर है फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो अब देखते हैं कि इसमें गलत कथन कौन सा है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि इसमें स्फीति की जो दर होती है, बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। यानी कि यदि बात करें, तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी जो है वो कम होगी, और यदि मुद्रास्फीति कम होगी तो बेरोजगारी जो है वो बढ़ेगी। यही हमारा फिलिप्स वक्र का थ्योरी है। ठीक है, फिर उसके बाद है न्यूजीलैंड के प्रमुख अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स द्वारा यह प्रतिपादित है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर यह वक्र ब्रिटेन के 1861 से लेकर 1957 तक के अनुभाविक आंकड़ों पर क्या है, आधारित है। तो ये सारे ही हमारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकसित नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था हमारा विकासशील है, हमने बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है। क्या है, विकासशील। फिर उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित प्रणाली को आर्थिक विकास के लिए क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खुली, यानी कि ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के लहोनक झील का जो दक्षिण तटबंध है उसके टूटने के कारण चुंगथांग बांध NHPC जल विद्युत परियोजना के अतिरिक्त क्षेत्र में जान माल की भारी क्षति देखने को मिली है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि इस बाढ़ का जो असर है वो उत्तरी सिक्किम, गंगटोक, पाक्योंग एवं नामची झीलों के राजमार्गों तक पहुंच गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन में से बोल रहा है कि करेक्ट कौन सा है। सबसे पहले तो देखते हैं, मैंगनीज के उत्पादन और भंडार में जो है वो उड़ीसा शीर्ष पर है, तो ऐसा नहीं है। मैंगनीज के उत्पादन में जो है वो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। ठीक है, उत्पादन में अगर भंडार की बात की जाए तो भंडार में उड़ीसा शीर्ष पर है, ये बात सही है, लेकिन उत्पादन अगर कहेगा तो ये हमारा हो जाएगा MP में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, न्यू फैक्ट है। फिर लिग्नाइट के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है, किंतु गुजरात भंडार में शीर्ष है। तो लिग्नाइट का उत्पादन और भंडार दोनों ही हमारा कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में ही होता है, दोनों, गुजरात में नहीं होता है। ठीक है, फिर है कोयला के उत्पादन और भंडार में झारखंड शीर्ष पर है। तो कोयला का जो उत्पादन होता है वो हमारा उड़ीसा में शीर्ष है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो झारखंड है उसमें भंडार शीर्ष मात्रा पर है। फिर उसके बाद है बॉक्साइट के उत्पादन और भंडार दोनों की ही श्रेणी में हमारा उड़ीसा जो है फर्स्ट है। तो यानी कि जो सही कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोयला का मैंने बताया उत्पादन में उड़ीसा है, और जो भंडार में है शीर्ष स्थान पर वो हमारा है झारखंड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मैच द कॉलम, जिसमें एक साइड पे हमारा जो मिनरल्स दिए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट स्टेट हैं अगले साइड पे हमारा वो दिया हुआ है।
जैसे मैग्नेसाइट का जो उत्पादन है वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि हमारा ए का 3 हो जाएगा। फिर है प्राकृतिक गैस का हमारा असम में होता है, यानी कि बी का 4। फिर है कच्चा तेल का हमारा होता है राजस्थान में। फिर हमारा ग्रेनाइट है जो कि होता है कर्नाटका में। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम ही है, जिसमें एक साइड पे विश्व खनिज उत्पादन दिए हुए हैं, फिर शीर्ष देश। ठीक है, सबसे पहले ग्रेफाइट दिया हुआ है, तो ग्रेफाइट जो है वो हमारा चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। फिर हमारा यूरेनियम दिया हुआ है, यूरेनियम जो है वो कजाकिस्तान में जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। फिर चांदी जो है वो हमारा मैक्सिको में ही होता है और तांबा हमारा चिली में होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार आप मैच कर लेंगे। फिर देखते हैं कि भारत की ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार जो सत्य कथन है वो कौन सी है, तो जो सत्य कथन है वो हमारा, एक बार देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट को। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन में पिछले 5 वर्षों में 22.81% जो है की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट है। और याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो दुग्ध उत्पादक राज्य है वो हमारा यूपी हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा मांस उत्पादक राज्य है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा मांस उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए, बिल्कुल सही, यूपी ही है। ये भी हमारा क्या है, यूपी है। ये मैंने शायद आपको कल भी एक बार पढ़ाया है, एक बार आप देख लीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है उसके संबंध में कौन से स्टेटमेंट जो बोल रहा है करेक्ट है, जिसमें हमारा पहला स्टेटमेंट है कि इस योजना का शुभारंभ जो है वो 17 सितंबर 2023 को किया गया है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि भारत की जो पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना इसका मुख्य ध्येय है। फिर है 18 ट्रेड्स कारीगरों को इस योजना में शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कराधान सुधार की उपलब्धियों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 वर्ष में 3 गुना तक वृद्धि हुई है, ये सही है। फिर जीएसटी संग्रहण वित्त वर्ष 2024 में दोगुना बढ़कर क्या हो गया है, 1.66 लाख करोड़ हो गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर जो है वो 22% है, और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए क्या है 15% है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अयोध्या से संबंधित विषयों पर अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु अयोध्या अध्ययन केंद्र की स्थापना जो है वो किस विश्वविद्यालय में की जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर अमृत धरोहर योजना की जो घोषणा है वो कब की गई है, तो इसकी जो घोषणा है वो बजट 2023-24 में की गई है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम दिए हुए हैं जिसमें कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दिया हुआ है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो हमारा 1988 में आया था, यानी कि ए का 1 होगा, तो इसे हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये पता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 में आया है, तो हमारा ए का 1 जो है वो बी में है, तो हमारा जो हो जाएगा बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मैच कर लेंगे। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील स्कीम 1995। इस तरह से ये हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।